Assalamu alaikum. Welcome to the channel and welcome to the new topic of public health and welcome to the new chapter of public health. तो आज हम बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से कि फैमिली प्लानिंग क्या चीज़ होती है, क्यों जो है ना ये पब्लिक हेल्थ में इतनी इम्पोर्टेंस रखता है कि इसके लिए एक अलग सा चैप्टर बनाया गया है। और इसके अलावा जो है ना ये इसकी क्या रिलेशनशिप है विद मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया हुआ था ना वो MCH मदर चाइल्ड हेल्थ के हवाले से था, तो ये भी उसी ही रिलेटेड है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला था कि ये जो फैमिली प्लानिंग वाला चैप्टर है ना ये असल में बाद में आता है। इससे पहले हमने दो चैप्टर्स छोड़े हुए हैं, एक है सैनिटेशन वाला चैप्टर और दूसरा है हमारे पास वो जो कम्युनिटी वाटर सप्लाई वाला जो दो चैप्टर्स है। तो उसको हम फैमिली प्लानिंग जब हम ख़त्म करेंगे और इम्यूनाइजेशन वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे ना तो फिर उसके बाद जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। सही हो गई बात। तो अगर कोई जो है ना मिसकन्फ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो वो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 है ना, हम वो उसको इम्यूनाइजेशन के बाद ये डिस्कस करेंगे। क्लियर। अच्छा सो फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम इसका जो है ना डिफिनेशंस, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस कौन कौन से है, और इसके अलावा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हुआ है। ठीक हो गई बात। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग। सो फैमिली प्लानिंग का असल में हमारे माशरे में एक बहुत बुरा जो है ना एक मतलब इसकी एक बहुत बुरी मीनिंग जो है ना वो निकाली गई है, लेकिन असल में अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऐसा नहीं है। डिफिनीशन के बाद जो हम बात करते हैं ना वो बिल्कुल ही इसकी अपोजिट है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे डिफिनीशन की बात करें तो ये क्या बता रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग मींस कॉन्सेप्शन कंट्रोल और बर्थ कंट्रोल। क्या मतलब है इसका कि फैमिली प्लानिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कॉन्सेप्शन, जो प्रेगनेंसी की जो अकरेंस है उसको हम कंट्रोल करते हैं और इसके अलावा हम बर्थ को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो दो चीज़ें हम इसमें कंट्रोल करते हैं, एक बर्थ कंट्रोल, एक कॉन्सेप्शन कंट्रोल। ये हमारे पास है फैमिली प्लानिंग। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, इसकी जो असल है, इसकी जो मेन हमारे पास मकसद है जो हम बाद में पढ़ेंगे वो है स्पेसिंग, जिसको हम स्पेसिंग भी कहते हैं। चाइल्ड स्पेसिंग का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपका जो पहला वाला बेबी है, सही है, उसकी और दूसरे बेबी की दरमियान कितना जो है ना वक्फा होना चाहिए। तो इसको हम फैमिली प्लानिंग के बेस पे जो है ना डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गई बात। सो द फैमिली प्लानिंग इज अ conception control or birth control. It refers to the practice that helps individual or couples to attain following objectives. अब क्या है कि हमारे पास जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है उसको जो है ना हमने अटेन करना है। वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास है टू अवॉइड अनवांटेड बर्ड्स। अब अनवांटेड बर्ड्स के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो ये थोड़ा सा वो भी है ना, इसको अगर हम आम माशरे में डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे आपको मसाइल आएंगे कि आज आज भी इस मतलब जदीद ज़माने में, जदीद साइंस के ज़माने में भी फैमिली प्लानिंग को कोई भी नहीं मानता। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो है ना लोग ऐसे होते हैं जिसकी जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, सोर्स ऑफ इनकम वो बहुत कम होती है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन उसकी जो चाइल्ड कंट्रोल है वो बहुत मतलब वो उसकी जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ना तो वो उसकी इस तरह से परवरिश कर पाते हैं, ना उसकी जो है ना नशो नुमा हो पाती है, सारे जो है ना माल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हैं। सही है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मतलब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ना जो चाइल्ड डिलीवरी है या चाइल्ड बर्थ है उसको बिल्कुल रोकना है, नहीं, उसको जो है ना स्पेसिंग एक तरीके के साथ, एक प्लानिंग के साथ उसको जो है ना आगे लेके जाना है। ठीक है। सो टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स। दूसरा है हमारे पास टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ्स। अब यहाँ पे ये दूसरी वाली बात नहीं है, वांटेड बर्थ्स, आप कितने बच्चे चाहते हैं, आप जो है ना किस तरह से जो है ना अपनी फैमिली को जो है ना आगे ले जाना चाहते। तो ये हमारे पास ये फैमिली प्लानिंग ही जो है ना वो करता है कि मिसाल के तौर पर आपकी जो है ना मैरिज हो गई है और आप एक मैरिड अभी एक फैमिली है, तो मतलब फैमिली के लिए जो है ना बाद में वो यही सोचते हैं कि मतलब हमारे जो है ना चिल्ड्रन हो और उसकी जो है ना एक पूरी फैमिली हो। तो मतलब इसका ये है कि आप इसको किस तरह से जो है ना प्लान करेंगे।
तो ये सारे ऑब्जेक्टिव किस चीज़ के हैं? फैमिली प्लानिंग के। अच्छा, इसके अलावा टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी। अब बिटवीन द प्रेगनेंसी आपका जो है ना कितना टाइम होना चाहिए? मिसाल के तौर पर आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि मेरे 3 बच्चे होने चाहिए, तो फर्स्ट वाला जो बेबी है वो कब होगा, जो दूसरा वाला बेबी है वो कब होगा, और जो तीसरा वाला बेबी है इसके दौरान, जो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो टाइम है ना, ये रेगुलेट करता है बाय द फैमिली प्लानिंग। अब यहाँ पे मैं अगर एक बात बताऊँ, यहाँ पे क्यों जो है ना ये टाइम इंटरवल ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट बेबी है, तो उसका जो हमने जो बात की थी ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, तो ऑलमोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग वो ज़रूरी होता है 2 साल तक, ठीक है, 2 इयर्स तक। अब अगर इस 2 साल के दौरान आप जो है ना दूसरी प्रेगनेंसी को प्लान करेंगे, दूसरी प्रेगनेंसी, तो क्या होगा, इस दूसरी प्रेगनेंसी के साथ उसकी जो ब्रेस्ट फीड है ना वो मिस हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई ना, कि मतलब आप दूसरी वाली को जो है ना आप प्रेगनेंसी तो कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट की जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंप्लीट ही नहीं हुई। तो आप इसको फैमिली प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो टू रेगुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन दी प्रेगनेंसी। अच्छा, इसके अलावा टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ चाइल्ड इन अ फैमिली। टू डिटर्मिन द नंबर, आपने पहले से ये सोचना चाहिए कि हमारे फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए। तो ये फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर इन रिलेशनशिप टू द एजेस ऑफ द पेरेंट। क्या मतलब है इसका, कि मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे एक मैं बात बताऊँ, जो मैरिज होता है ना वो तो मुख्तलिफ, कभी कभार ये जो है ना यंग कपल होते हैं जो जिसकी उम्र जो है ना वो कम होती है लेकिन उसकी शादी हो चुकी होती है, तो वो अगर फैमिली को थोड़ा सा लेट भी प्लान करे तो कोई बात नहीं होती, सही है। मतलब जो चिल्ड्रन है उसको अगर लेट भी प्लान करे तो वो इतनी मतलब मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपकी जो मैरिज है, या आप अगर मैरिड हैं लेकिन आपकी उम्र 30+ है, सही है, तो उस उम्र के लिहाज से फिर आपने वो प्रेगनेंसी, वो जो है ना वो बर्थ, जो चिल्ड्रन बर्थ्स होते हैं उसको आपने प्लान करना होता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लेट टाइम में प्रेगनेंसी को जो है ना वो करेंगे, प्लान करेंगे, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी है, ठीक है, जिसको हम ओल्ड प्रेमेग्रेविडिया कहते हैं। तो ये सारा जो है ना मतलब आपकी जो पेरेंट की एज है उसके मुताबिक प्रेगनेंसी को प्लान करना, बच्चों को प्लान करना, ये भी फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स में आता है, सही है। तो फैमिली प्लानिंग के हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव्स: टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स, टू ब्रिंग द वांटेड बर्थ्स, टू रेगुलेट द टाइम बिटवीन प्रेगनेंसी एंड द नंबर ऑफ द चाइल्ड, एंड अकॉर्डिंग टू द एजेस ऑफ द पेरेंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली प्लानिंग पे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली प्लानिंग है क्या चीज़? सो फैमिली प्लानिंग इज नॉट आइडेंटिकल विद बर्थ कंट्रोल, बट इट इज़ मोर देन मेयर बर्थ कंट्रोल। मतलब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बर्थ कंट्रोल की बात नहीं करते, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? सो द फैमिली प्लानिंग इंक्लूड्स इन इट्स परव्यू, फर्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ द बर्थ्स। प्रॉपर स्पेसिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी जो है ना स्पेस होनी चाहिए, कितनी टाइम होनी चाहिए, वो सारा कुछ। दूसरा है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ द बर्थ्स। लिमिटेशन ऑफ द बर्थ का मतलब ये है कि अनलिमिटेड चाइल्ड तो नहीं होनी चाहिए ना, एक लिमिट तो होनी चाहिए, ठीक हो गई बात। तो लिमिटेशन ऑफ द बर्थ्स एंड प्रॉपर स्पेसिंग। दूसरा है एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी। एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी का क्या मतलब है, कि मतलब अगर एक स्टेज पे आप पहुंच गए हैं और आपको अभी पता चल गया है कि मैं और जो है ना प्रेगनेंसी जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या जो है ना एक मेल है वो सोच रहा है कि मैं अभी इसके अलावा जो है ना और प्रेगनेंसी को जो है ना नहीं चाह रहा, चाइल्ड बर्थ नहीं चाह रहा, तो वो स्टेरिलिटी की तरफ जाए। स्टेरिलिटी का मतलब ये है कि वो फिर अनएबल टू कंसीव है प्रेगनेंसी, या अनएबल टू जो उसके जो स्पर्म्स होते हैं उसमें वो मतलब वो क्वालिटी नहीं होती कि वो जो है ना प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके, सही हो गई बात। सो अब जो वुमेन की कंसीवनेस का जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है।
अच्छा, इसके अलावा एजुकेशन ऑफ द पेरेंटहुड, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ बच्चे को पैदा करना नहीं होता, उसकी पेरेंटहुड जो ज़िम्मेदारी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने उस अपने बच्चे को अब किस तरह से जो है ना, आपने अपने फादर को अपना रोल किस तरह से अदा करना है, और जो मदर है वो किस तरह से अपना रोल अदा करेंगी, क्योंकि इससे पहले तो वो सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ थे, उसके बाद अभी वो फादर एंड मदर बन गए हैं। तो वो जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, आप उसको अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाएंगे, तो वो एजुकेशन भी देना फैमिली प्लानिंग में ही आता है। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैरिड लाइफ। सो वो भी सारा जो है ना फैमिली प्लानिंग में आता है। किस तरह से, ये अब आगे जो है ना डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा स्क्रीनिंग फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मिसाल के तौर पर आपको कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल का मतलब है कि कोई डिजीज़ रिलेटेड मसला है, और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो वो अगर आपने स्क्रीन करना है तो वो भी फैमिली प्लानिंग में ही आता है। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, और उससे आपकी चाइल्ड को या मदर को, सही है, कोई मसला हो सकता है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं फैमिली प्लानिंग में। अच्छा, इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग, मतलब जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब ये है कि अगर आपको पता हो कि कोई जेनेटिक बीमारी हमारे फैमिली में एग्जिस्ट करती है, तो उसको किस तरह से जो है ना ख़त्म करना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है विद इन द फैमिली प्लानिंग। इसके अलावा प्री मार्शल कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन, मतलब प्री मार्शल कंसल्टेशन और एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि फुल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी एंड ए फुल कंसल्टेशन की किस तरह से जो है ना, आपने अगर कंसीव भी करना है, प्रेगनेंसी की तरफ जाना है, तो उससे पहले एग्जामिनेशन और कंसल्टेशन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद कैरिंग आउट प्रेगनेंसी टेस्ट कराने होते हैं, तो वो भी सारा कुछ फैमिली प्लानिंग में आ जाता है। मैरिज काउंसलिंग का क्या मतलब है कि अगर आप एक मैरिज की तरफ जा रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रिलेटेड होती है मैरिज काउंसलिंग के हवाले से, क्योंकि एक मैरिज जो होता है ना, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है फॉर द हस्बैंड एंड फॉर द वाइफ, तो उसको मेंटली तैयार करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको समझाएं। क्लियर हो गई बात। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैरिड लाइफ कि आप उसकी काउंसलिंग करें। काउंसलिंग का क्या मतलब होता है कि मतलब आप उसको, एक चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता, सही है, अ, एक चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता, तो एक एक्सपर्ट अगर आपको ये बता दे कि मिसाल के तौर पर आप एक ज़िंदगी में अभी होने जा रहे हैं, तो आपने उसको किस तरह से बसर करना है, कौन कौन सी ऐसे चैलेंजेस हैं वो आपके सामने आएंगी, कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको आपने देखना है, तो ये इसको हम काउंसलिंग कहते हैं। कभी कभार हम पेशेंट की काउंसलिंग भी करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग अगर मैं आपकी बात करूँ यहाँ पे, कभी कभार इस तरह होता है कि अगर पेशेंट सीरियस है, सही है, तो हम उसकी जो अटेंडेंट, उसके साथ जो अटेंडेंट आया हुआ होता है ना, तो हम उसकी काउंसलिंग कर देते हैं। काउंसलिंग किस चीज़ को कहते हैं, फिर हम वहाँ पे कि हम उसको बता दें कि ये जो आपका मरीज़ है ना, ये अभी सीरियस है, सही है, तो हम उसको मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं कि कुछ भी हो सकता है, मेंटली प्रिपरेशन, सही है, तो वो उस कंडीशन, हर कंडीशन के लिए हम उसको तैयार कर देते हैं, तो इसको हम काउंसलिंग कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ कपल्स फॉर द अराइवल ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, अब जो कपल्स होते हैं उसकी जो है ना फर्स्ट एक्सपीरियंस होती है फर्स्ट चाइल्ड के साथ, कि फर्स्ट चाइल्ड के साथ हमने किस तरह से डील करना है, तो वो एनजाइटी, वो डिप्रेशन भी हो सकता है कि ये किस तरह की जो है ना हम इसको डील करेंगे, कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारी होगी, किस तरह से हम उसको कवर करेंगे, तो वो भी कवर करना, प्रिपेयर करना एक कपल को, वो भी फैमिली प्लानिंग वालों का काम ही होता है, और असल में ये पब्लिक हेल्थ वर्कर का ही काम होता है। अच्छा, इसके अलावा टीचिंग होम इकोनॉमिक्स सिखाना एंड न्यूट्रिशन के बारे में उसको सिखाना है कि मदर किस तरह से न्यूट्रिशन लेगी, और इसके अलावा जो है ना आपने चाइल्ड की जो न्यूट्रिशन है उसका ख्याल किस तरह से रखना है। अच्छा, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग एडॉप्शन सर्विसेज का मतलब ये है कि अगर आपने जो है ना कोई एडॉप्शन सर्विसेज लेनी हो, तो कब कब आपको ये एडॉप्शन सर्विसेज लेनी होती है, या मिसाल के तौर पर आपने कोई एडॉप्शन करनी है, एडॉप्शन का मतलब क्या है कि
आपके खुद के अपने बच्चे नहीं हो रहे, सही है, तो आप कभी कभार जो है ना फैमिली पे जो है ना अडॉप्ट कर लीजिए, सही है। तो अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो उस अडॉप्ट के लिए जो है ना कौन कौन सी सर्विसेज हैं और कब जो है ना आपने ये स्टेप्स लेनी होती है कि अगर आपके खुद के चिल्ड्रंस नहीं हो रहे तो आप फिर आप जो है ना उसको अडॉप्ट करें। आप जो है ना एक बच्चे को अडॉप्ट करें, फीमेल को अडॉप्ट करें, जो भी हो, सही हो गई बात। तो ये बात आपने याद रखनी होती है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये सारा कॉन्सेप्ट है कि फैमिली प्लानिंग इज़ नॉट जस्ट ए चाइल्ड कंट्रोल, बट इट इज़ ऑलमोस्ट फुल ऑफ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये क्या बता रहे हैं कि दीज एक्टिविटीज़ वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी विद रिगार्ड ऑफ फैमिली प्लानिंग। दिस इज़ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। मतलब ये हमारे पास कंट्री टू कंट्री तो वेरी करती है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये मतलब फैमिली प्लानिंग एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं, ये कंट्री टू कंट्री जो है ना वो चेंज होती रहती है। लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है ये है हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली प्लानिंग। अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मतलब अगर हम देख लें पॉपुलेशन ग्रोथ का असर क्या होता है, अगर एक आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसका जो है ना असर क्या होगा हमारे इकोनॉमिक्स पे, हमारी जो पॉपुलेशन है उस पे क्या असर, हम पे किस तरह असर पड़ेगा। सो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन ट्रेमेंडस सिंस 1800। द पॉपुलेशन हैज़ डबल्ड, मतलब 1800 से लेकर अभी तक पॉपुलेशन बिल्कुल डबल ही हो गई। It is also worth noting that there is a sharp increase in the population growth since 1950. Countries with the least number of people for the most part of enjoy higher standards of living than countries considered overpopulated। मतलब ये है कि जो कंट्रीज हमारे पास लीस्ट उसमें कम लोग रहते हैं तो वो अपनी स्टैंडर्ड्स को जो है ना हाई हाई स्टैंडर्ड्स को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रीज जिसमें लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो वो इस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। अच्छा, सो इन जनरल द ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर द लेस डेवलप्ड। मतलब जो हमारे पास ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वो हमारे पास लेस डेवलप एंड हैव द लीस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड फैसिलिटी। अनलेस सीरियस एक्शन इज टेकन इन दिस डायरेक्शन, the unchecked growth of population would bring the future of poverty, depression, suffering and disease and war। क्या मतलब है इसका कि अगर हम देख लें तो जितने भी हमारे पास जो ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ है उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। आप देख लें इंडिया हो गया, अभी पाकिस्तान भी जो है ना वो ओवर पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो है ना जो पाकिस्तान होगा वो 30 करोड़ से जो है ना अबव हो जाएगा। तो मतलब जितने भी ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ है अगर आपकी ऑलरेडी जो है ना अंडर डेवलप है तो आपके पास पावर्टी, डिप्रिवेशन एंड सफरिंग आ सकती है, डिजीज़ आ सकती है, वॉर आ सकती है। तो ये सारे ओवर पॉपुलेशन के नुकसान होते हैं। मोर ओवर, children born into families unable to provide them with the basic essential of food, clothing, children, emotional security, and education opportunities to prepare them for the useful and productive life, and candidates for immature communal behavior, common tensions, and internal political trouble। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर एक फैमिलीज में जो है ना चिल्ड्रन तो पैदा हुए हैं, लेकिन उस फैमिली के जो पेरेंट्स हैं वो उसको इतनी फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, इमोशनल सिक्योरिटी, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सही है। तो उसके फिर बाद में मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि अगर उसको एजुकेशन नहीं मिल रही तो वो क्या करेगा, वो जाएगा क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ, ठीक है, टेंशन्स की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिल रही, उसको कोई इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिल रही, उसको उतना टाइम नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर एक घर के जो है ना 12 बच्चे, तो अब किस तरह से, और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी कम है, तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि अल्लाह जो है ना वो हमें प्रोवाइड करेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह ने दिमाग भी तो प्रोवाइड किया हुआ है ना, उसका भी इस्तेमाल तो करना चाहिए। कि अगर मिसाल के तौर पर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम वो अल्लाह ने आपको 2 बच्चों का दिया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि मैं जो है ना 10 बच्चों को प्रिपेयर करूँगा, लेकिन आपका कोई प्लान नहीं होता, कोई भी प्लान नहीं होता आपका
कि हमने किस तरह से इसको करना है। कोई भी प्लान नहीं होता, बस सिर्फ हम जो है ना धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे होते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ही ख़राब होती है। तो किस्मत ख़राब नहीं होती, कोई प्लान नहीं करते आप कि हमने किस तरह से अपने बच्चों को जो है ना ग्रो अप करना है, हमने उसकी तरबियत किस तरह से करनी। तो तरबियत के लिए अगर हम देख लें कि तरबियत के लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये भी एक गलत बात होती है। क्योंकि अगर आपने एजुकेशन प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है, क्लॉथिंग और फूड प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए जो है ना किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है। तो ये इस चीज़ों को हमने देखना होता है जितने भी हमारे पास है ना, कि जब भी एक मतलब अगर किसी चीज़ को जो आपको एजुकेशन नहीं मिल रही तो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ बंदा चला जाता है, इंटरनल पॉलिटिक्स की ट्रबल में चला जाता है, कॉमन टेंशन्स में चला जाता है। तो ये सारी ओवर पॉपुलेशन की तरफ मसाइल होते हैं, क्योंकि आप उसकी तरबियत उस तरह से नहीं कर पाते कि गलत क्या है सही क्या है। क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बस ये जो है ना अपने ही दम पे बड़ा होगा और जो जिस तरह से बड़ा हुआ वो बड़ा ही हो। तो मतलब उसकी जो है ना फिर अपनी ये सोच होती है, ना बाप उसको रोक पाता है ना उसकी माँ उसको रोक पाती है। ठीक है, तो ये कुछ ओवर पॉपुलेशन के मसाइल हो सकते हैं जिसको हमने एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मसाइल हैं। और इसी तरह से ही है, आप सर्वेस देख ले, आप सर्वेस ना दे के आप खुद जाएं और ख़ुद एक गरीब बंदे के साथ बैठ जाए, आप उनसे पूछ ले, आपको पता चल जाएगा कि ये हालात जो है ना अब किस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ओवर पॉपुलेशन के मसले होते हैं। एक मैं आपको बता दूं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी भी हुई है कि एक जो है ना एक कॉन्सेप्ट है कि एक गरीब बंदा होगा ना, तो आप देख ले उसकी जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम मिडिल क्लास को देख लें, मिडिल क्लास, तो उसकी जो चिल्ड्रन होती है ना वो कंट्रोल होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। इसके अलावा अगर हम हाई क्लास को देख लें, हाई क्लास, ठीक है, तो हाई क्लास में हमारे पास वो जो है ना या तो एक होती है या दो होती है, सही है, या इससे भी बिल्कुल कम ही होती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल सुपीरियर क्लास को देख लें, सुपीरियर को, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। उन्होंने चार चार शादियाँ की होती हैं और फिर जो है ना 20 से लेकर 25 जो है ना उसके चिल्ड्रंस होते हैं। तो ये एक पैटर्न है कि अगर एक बंदा बहुत गरीब है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा चिल्ड्रंस है, लेकिन अगर एक बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा मालदार है तो लश पश है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं बिहेवियर पे। ठीक है, तो यहाँ दोनों में भी जो है ना कोई प्लानिंग नहीं है। अगर कोई गरीब है तो उसके पास भी प्लान नहीं है, अगर कोई जो है ना सुपीरियर लेवल्स पे है तो वो उसके पास भी कोई प्लान नहीं है, ना उसको कोई परवाह है। ठीक है, अब गरीब को ये परवाह नहीं है कि अगर ये बच्चा होगा तो मैं उसकी तरबियत किस तरह से करूँगा, और इस सुपीरियर वाली को भी कोई परवाह नहीं है कि मतलब अगर होगा तो बस होगा, मेरे पास तो पैसे हैं, पैसे जो है ना सब कुछ करेगा, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो सारा कुछ पैसों से नहीं होता, इट इज़ अ पार्ट। जो हमारे पास जो मनी होता है ना, ये पार्ट है। ठीक है, तो ये आप देख ले इसी तरह से ही होता है, गरीब, मिडिल क्लास, हाई क्लास और सुपीरियर क्लास। तो ये इसी तरह से ये सारा जो है ना पैटर्न आ रहा होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो रिलेटेड टू द फैमिली प्लानिंग थी। अच्छा, सो पॉपुलेशन ग्रोथ का हमारे पास कुछ ना कुछ असर होता है फैमिली पर भी, मुल्क पर भी, बहुत सारी चीज़ों पर। ठीक हो गई बात? अच्छा, इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? सो द सेंट्रल फोकस जो हमारे पास सेंट्रल फोकस होता है ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द human reproduction. The reproductive pattern is determined mainly by the culture, marriage custom, religious beliefs, attitude toward the large families in the society. कि मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप देख ले, हम बच्चों को जो है ना कल्चर के बेस पे पैदा करते हैं, मैरिज कस्टम के बेस पे, रिलीजियस बिलीव्स के बेस पे, एटीट्यूड्स के बेस पे, और लार्ज फैमिलीज इन द सोसाइटी। मतलब मैं आपको बताऊं ना, एक बंदा ये उसको ये जेलसी तो नहीं होगी कि एक बंदा जो है ना वो बड़ा नेक है, एक फैमिली जो है ना वो बड़ी नेक है तो हमारी फैमिली भी इस तरह से नेक हो जाए। लेकिन उसको ये जेलसी होगी कि इस बंदे के 5 बच्चे हैं तो मेरे जो है ना 6 बच्चे क्यों नहीं। मतलब ये हमारी एक सोसाइटी का जो है ना एक फैक्ट है कि लार्ज फैमिलीज़ को हम देखते हैं, हम उसकी मिसाल देते हैं कि हाँ फलानी फलानी फैमिली में तो 6 से 7 बच्चे हैं तो मेरे भी 8 से 9 होने चाहिए। ठीक है, तो हम अच्छी चीज़ों पे तो नहीं करते, लेकिन बुरी जो चीज़ होती है ना हम उस पर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे रस्म व रिवाज की बात करूँ,
रस्म व रिवाज की, तो रस्म व रिवाज में क्या होता है, हम यही कहते हैं ना कि फ़लाने ने जो है ना इस तरह से किया है तो मैं भी करूँगा। लेकिन हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला जो है ना हमें क्या बयान कर रहा होता है कि अगर इस रस्म को आपने ये रस्म इस्लाम में है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप देख ले सारा जो रस्म रिवाज चल रहा होता है ना, ये किस चीज़ पे है, फलाने ने ये किया है और ढींगरे ने ये किया है, इसी तरह से ही चलता है। ठीक है कोई बात। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट होता है उसके कुछ फैक्टर्स में ये भी है कि लार्ज फैमिलीज को हम देखते हैं, ठीक है, कल्चर को हम देखते हैं और उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे कितने बच्चे होने चाहिए, ना कि हम इसको देखें कि हमारी जो है ना जो हमारी अपनी ही सोर्स ऑफ इनकम है वो कितनी है। अच्छा, सो अमंग मैनी पीपल इट इज़ कंसिडर्ड ए पेट्रियाटिक एंड रिलीजियस ड्यूटी इन द रे टू रेज लार्ज फैमिलीज। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं, कुछ लोग इसके साथ जो है ना वो नहीं करते हैं, मतलब उसको मानते नहीं हैं, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट कि कुछ लोग इसको अपनी रिलीजियस ड्यूटी समझते हैं या एक जो है ना वतन परस्ती समझते हैं कि मतलब अगर लार्ज फैमिलीज़ को मैं जो है ना वो करूँगा तो ये एक अच्छी बात होगी। तो इसी तरह से नहीं है, आपके 2 बच्चे होने चाहिए, लेकिन अगर वो 2 बच्चे इस तरह आप उसकी परवरिश करें या 3 या 5 हो, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है ना, अगर आप 10 बच्चों को बिल्कुल सेम सब कुछ दे दे सकते हैं तो ठीक है, 10 बच्चे पैदा कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एक को दे सकते हो और 9 को नहीं दे सकते ना, तो वो जो 9 की जिस तरह से तरबियत होगी उसमें से वो एक जो है ना वो भी चला जाएगा। तो आपके पास अगर 2 से 3 बच्चे हैं, उसकी ऐसी तरबियत करो कि वो सारे मुल्क के लिए जो है ना फ़ायदेमंद साबित हो। रिलीजियस ड्यूटी के लिए जो है ना एक फ़ायदेमंद साबित हो। ये चीज़ें आपने सीखनी होती है। Among others, cultures and religious tradition teach that the children are gift of God and each new addition to the family should be wholeheartedly welcome, while in other societies the desirability of the large number of the children is an economic necessity। क्या मतलब है कि कुछ लोग इस तरह से समझते हैं कि मतलब जो हमारे जो बच्चे हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल एक गिफ्ट है, बिल्कुल गिफ्ट है, लेकिन फिर हम उस गिफ्ट को किस तरह से जो है ना ख़राब कर लेते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि जो गिफ्ट हमें अल्लाह ताला दे रहा है एक बच्चे की शक्ल में, तो फिर जब वो पैदा हो जाता है तो क्या मैं इतना तैयार हूँ कि मैं उसकी तरबियत कर सकूँ? नहीं होता है इतना तैयार। तो हम उस गिफ्ट को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल ख़राब ही कर लेते हैं और इसके हम ही ज़िम्मेदार होते हैं। इसका कोई और ज़िम्मेदार नहीं होता, हम ही ज़िम्मेदार होते हैं। सो एक बिलीफ तो यही है। एक बिलीव यही है हमारे पास कि अगर कुछ सोसाइटीज़ ये सोचते हैं कि हमारे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितने ज़्यादा मेल होंगे, ठीक है, तो वो जब बड़े होंगे तो वो इतना ज़्यादा कमाएँगे कि हमारी फैमिली की जो हालात है वो ठीक हो जाएँगे। तो वो सोचते हैं कि ये एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं होता। आपने अगर उसको बड़ा भी करना है तो उसके लिए भी तो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस तरह नहीं होता। अच्छा, so it is the children, particularly male in our male-dominant society, that will supply the labor to make the land productive, contribute to the income in the family, and to provide physical security for parents in their declining years. If such beliefs go unchallenged, there can be no hope for the successful reduction of the birth control। वही बात मैंने की है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मेल ज़्यादा होंगे तो उसकी कमाई ज़्यादा होगी, जब उसकी कमाई ज़्यादा होगी और जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपने उसकी तरबियत ऐसी नहीं की होती, ना आपने उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की होती है, ना कोई उसकी ऐसी एजुकेशन हो पाती है कि वो आपको बाद में जो है ना वो सपोर्ट कर सकें। वो खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर वो बाद में आपको किस तरह से सपोर्ट करेंगे। तो ये सारे जो मिसकंसेप्शंस होते हैं ना, इसको हम मिसकंसेप्शंस कहते हैं, ये काम ख़राब कर देते हैं। सही है, तो इस चीज़ों के बारे में हमने सोचना चाहिए होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको हमें एक्सेप्ट करने चाहिए कि हाँ ये पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करती है। ठीक होगी बात। अच्छा, ये वाला चैप्टर ये तो खैर जनरल सी बातें थी, कंट्रोवर्शियल बातें थी जिसको हमने डिस्कस किया कि फैमिली प्लानिंग असल में है क्या चीज़, फैमिली प्लानिंग में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब भी इससे पहले ये तो अभी मैं ऑनलाइन मैं खैर एक किस्सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब मैं
एक कॉलेज में पढ़ा रहा था इस फैमिली प्लानिंग के हवाले से, तो बहुत सारे ऐसे रिलीजियस स्टूडेंट्स होते थे। रिलीजियस स्टूडेंट से मेरा मतलब ये है कि अब वो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे, तो वो इस पे जो है ना डिसएग्री भी करते थे। मैं आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे डिसएग्री करें, क्योंकि अगर आप उसको डिसएग्री करेंगे ना, तो मतलब डिसएग्री होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप मेरी बात को गलत कह रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई दूसरा हल है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी के पास दूसरा हल हो फैमिली प्लानिंग के अलावा, तो वो सामने आए। ठीक है। तो जब भी मैं इस वाले चैप्टर को जो है ना डिस्कस करता था, तो पहले मैं बता देता था कि आपने मुझे बर्दाश्त करना है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं फैमिली प्लानिंग की बात करता था, तो वो कहते थे कि सर ये आप जो है ना ये क्या कह रहे हैं, और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और ये जो है ना मतलब इस्लाम में फैमिली प्लानिंग नहीं है, और जो है ना कोई इसमें जो है ना बर्थ में फैमिली प्लानिंग नहीं है। तो मैं उसको यही बात कहता था कि मतलब अगर हम ज़िंदगी की बात कर रहे हैं ना, हम अगर जन्नत में तो नहीं है ना, हम ज़िंदगी में ही है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हर चीज़ जो है ना वो प्लान पे होती है। अगर आप देख लें ना, तो अल्लाह ताला भी प्लान करता है, ज़िंदगी को प्लान करता है कि ये बंदा ऐसा ज़िंदगी गुजारेगा, वो पहले से लिखा होता है। इसके अलावा अगर अल्लाह ताला जो है ना ये दुनिया उसने बनाई हुई है ना, तो जब वो बनाई तो वो कह रहे हैं कि मैं इस तरह से जो है ना कुन फयकुन वाली बात है। कुन फयकुन मतलब अगर वो, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे वो आसमान को कहे कि बन जा, तो वो बन जाएगा। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैंने 7 दिन में जो है ना आसमान को बनाया हुआ है। ठीक है। तो वो उन्होंने प्लान किया हुआ है ना, मतलब इसमें हमारे पास एक मैसेज है ना, अल्लाह ताला हमें मैसेज दे रहा है कि आप जब भी एक काम करें, सिर्फ फैमिली प्लानिंग की मैं बात नहीं कर रहा। अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें प्लानिंग की ज़रूरत है कि नहीं है? ज़रूरत है ना। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे ये दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप एक बिजनेस स्टार्ट करें, आप एक दुकान खोल रहे हैं। ठीक है। और आपको उस दुकान के लिए आपके पास इतना इनकम है कि आप उस दुकान के लिए एक बंदा रख सकते हैं, और उस बंदे को आप कहें कि आप ये सामान जो है ना सारा ये ख़रीदो फरोख्त करें, मैं आपको जो है ना पर मंथ 10,000 रुपये दूंगा, और आपने ये जो मेरा दुकान है ये चलाना है। ठीक है। अब आपके पास 10,000 का जो लिमिट है ना, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है। अब अगर वहाँ पे आप 10 बंदों को रखते हैं, तो आप क्या, आपको कोई मुनाफा होगा? अगर एक बंदा कहता है कि मुझे मुनाफा होगा तो ठीक है, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपने प्लान करना है ना कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, और मैं कितने बच्चों को अफोर्ड कर सकता हूँ, कितनी दुकानदार, एक दुकान में मैं कितने बंदों को अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। तो मतलब जितने भी बिजनेस प्लान है, स्टडी प्लान है, एजुकेशनल प्लान है, ये भी हम प्लानिंग के हिसाब ही करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते थे, तो मैं उसको जवाब देता था कि कोई दूसरा प्लान होगा। यही मैं जवाब देता था कि हर चीज़ में हम प्लानिंग ही करते। ठीक हो गई बात। तो विदाउट एनी प्लान सारा कुछ जो है ना वो ख़राब ही होता है। आपके पास अगर कोई प्लान नहीं है, तो सारा जो है ना जितने भी निज़ाम है वो ख़राब हो जाती है। ठीक हो गई बात। तो चलो, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या चीज़ होती है, हम किस तरह से जो है ना एक मेथड्स यूज़ करते हैं जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं, और फिर बर्थ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर आप देख ले, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसीज़ को। उसमें हमारे पास ये स्पेसिंग है, बैरियर है, हार्मोनल है। तो मैं इसकी पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि एब्सटेंस क्या चीज़ है, कोइटस इंटरप्टस क्या चीज़ है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह एक एक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।